नमस्कार दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोग सांख्यिकी के अंतर्गत में पाई चार्ट से प्रश्न देखे थे, बार ग्राफ से प्रश्न देखे थे और आपके पास लेखा चित्र से प्रश्न देखे थे। आज के क्लास में सांख्यिकी चैप्टर के जो टॉपिक हैं, कौन कौन से टॉपिक, जैसे कि माध्य हो गया, माध्यिका, बहुलक और एक और टॉपिक आएगा आपका बारंबारता श्रेणी। इस टॉपिक के बाद इतने सब चीज़ों को कवर करेंगे और ये टॉपिक बहुत सरल है, ठीक है। आपको चीज़ों को ध्यान से देखने की ज़रूरत है, सच में बहुत सरल है और एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं। व्यापम का एग्ज़ाम हो गया, पीएससी का एग्ज़ाम हो गया और शिक्षक भर्ती के मतलब टीटी के एग्ज़ाम के लिए सीजी टेट के एग्ज़ाम में आपका जो सेकेंड पेपर है मैथ साइंस ग्रुप वालों का, वहाँ पे मैथ्स में ये सिलेबस में दिया है। तो आज के क्लास में इन टॉपिक्स को कवर करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि सीजी टेट के मैं प्रश्नों को आपको बताऊंगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ से आपके पास एग्जाम में प्रश्न डायरेक्ट बन सकते हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। माध्य, माध्यिका और बहुलक, ठीक है, मीन, मीडियन और मॉड, ठीक है। तो आपको समझना है सबसे पहले किसको, माध्य को। माध्य बोला गया तो माध्य बोल सकता है वो प्रश्न में या तो औसत बोलेगा या तो समांतर माध्य बोल देगा, ठीक है। तीनों का मतलब एक ही है अभी यहाँ पे। तो माध्य का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप औसत का फार्मूला यूज करते हैं तो क्या करते हैं, प्रेक्षणों का योग डिवाइडेड बाई क्या होता है, प्रेक्षणों की संख्या। तो वही चीज़ तो है, प्रेक्षण को ही क्या बोला जाता है, अवलोकन। तो अवलोकनों का योग बटे अवलोकनों की संख्या करना है आपको। फिर आपका सिंपल से क्या निकल जाएगा, समांतर माध्य या फिर माध्य या औसत, ठीक है। प्रश्न लिया हूँ मैं इस फार्मूले पे आधारित, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं 25, 39, 35, F46 का औसत कितना दिया गया है आपको, 36 है। तो आपको बताना है कि F का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो औसत निकालने के लिए आपको पता है कि जो डाटा दिया गया है उनको क्या किया जाए, जोड़ा जाए और डिवाइड किया जाए कि वो डाटा कितने ठोक हैं। जैसे कि यहाँ पे डाटा समझ में आ रहा है, टोटल कितने डाटा है यहाँ पे 5। तो इनको जोड़ना है और डिवाइड किससे करना है, 5 से, ठीक है। उसके बराबर में क्या आएगा, औसत आएगा। प्रश्न में आपको औसत दे ही दिया है तो एक तरफ क्या रहेगा, औसत का मान। हल किया जाए इसको, सॉल्यूशन देखें औसत वाला, सॉल्यूशन फर्स्ट। क्या बोला गया, औसत कितना है आपके पास, 36। यह औसत किसके बराबर होगा, फार्मूले के बराबर, ठीक है। तो अवलोकनों का योग 25 प्लस 39 प्लस 35 प्लस F प्लस 46 डिवाइडेड बाई आपको क्या करना है, 5 करना है, ठीक है। अब यहाँ से आप पक्षांतर करके तिर्यक गुना करके किसका वैल्यू निकालेंगे, F का वैल्यू निकालेंगे। देखते हैं आगे क्या होगा इसका सॉल्यूशन। 5 गुना होगा 36 से तो कितना देता है, 36 पंचे 180। 25, 39, 35 और 46 को जोड़ते हैं, 6, 5, 11, 11, 9, 20, 20, 5, 25, 25 का आया 5, 2 बचा, 4, 3, 7, 7, 3, 10, 10, 2, 12, 12 और 2 करके कितना हो गया, 14। तो 145 प्लस क्या आया रहेगा आपके पास, F, ठीक है। आप क्या करें, यहाँ से पक्षांतर करके F का वैल्यू निकालें। तो 145 इस पर आएगा तो 180 माइनस 145 बराबर क्या हो गया, F। इसको माइनस करेंगे तो F का वैल्यू कितना समझ में आएगा, 35। 180 में 45 गया, कितना आ जाएगा, 180 में 145 गया, कितना आ जाएगा आपके पास, 35। अब आप इसको घटाने का तरीका भी सोचें। मैं शून्य मतलब कि 10 में 5 घटाने के बजाय आप क्या कर लो, 145 से 180 तक आगे बढ़ लो। 145 से अगर मैं 5 गया तो 150 हो गया। कहाँ तक जाना है, 180 तक, तो 30 और कूदना पड़ेगा। मतलब 5 और 30 कितना हो गया, 35। तो आंसर इस प्रश्न का कितना है, 35। अर्थात 25, 39, 35, 35 और 46 का औसत कितना आएगा, 36 आएगा, ठीक है। अब एग्जाम में वो या तो कोई डाटा मिस करके, जैसे कि इस प्रकार के प्रश्न को पूछ देगा, या फिर क्या करेगा, सभी डाटा को देगा और आपको क्या पूछ देगा, औसत। तो फार्मूला किसको यूज करना है, जो आप औसत का ही फार्मूला जो पढ़े हो वही आपका माध्य का ही फार्मूला है सांख्यिकी में, ठीक है। जैसे कि इस प्रश्न में देखते हैं हम दूसरा प्रश्न, छात्रों की औसत ऊंचाई अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। इसको समझना जरूरी है। आपके पास जो टेबल दिया गया है उसको ध्यान से देखें, टेबल से अपने को क्या समझ में आ रहा है। इस टेबल में क्या समझ में आ रहा है, ये वाला जो लाइन दिख रहा है ये क्या है, छात्रों की ऊंचाई है, किसमें, सेंटीमीटर में। ये क्या है, छात्रों की संख्या,
जैसे कि अब इसमें क्या समझ में आ रहा है, ये पूरा पूरा क्या है, छात्रों की संख्या, और ये सब क्या है, उन करस्पॉन्डिंग छात्रों का क्या है, ऊंचाई है। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है, 7 ऐसे छात्र हैं जिनकी ऊंचाई क्या है, 158 सेंटीमीटर। 10 ऐसे छात्र हैं जिनकी ऊंचाई कितना है, 159। 13 ऐसे छात्र हैं जिनकी ऊंचाई कितना है, 160। और 8 ऐसे छात्र हैं जिनकी ऊंचाई 161 है। और वैसे ही करते करते 5 ऐसे छात्र जिनकी ऊंचाई कितना है, 163। अब बात को समझना यहाँ पे कि अगर आपको औसत निकालना है तो कुल योग करना पड़ेगा। किनका कुल योग करना जरूरी है आपको, 158, लेकिन एक बार नहीं है 158, कितने बार है, 7 बार है। बोले ना छात्र कितने हैं, टोटल 7 छात्र, 7 छात्रों का जो ऊंचाई है वो कितना है, 158। तो बार बार मैं 7 बार 158 नहीं जोड़ते बैठे रहूँगा, मैं डायरेक्ट क्या कर लूँगा, 7 का गुना कर लूँगा 158 से, प्लस 10 का गुना कर लूँगा 159 से, फिर वैसे करते करते 13 का गुना करूँगा 160 से। तो आपको क्या मिलेगा, प्रेक्षणों का योग मिलेगा। अब डिवाइडेड बाई क्या करना है, प्रेक्षणों की संख्या, मतलब कि छात्रों की संख्या। तो छात्रों की संख्या के लिए क्या कर डालें, नीचे वाले डाटा को जोड़ डालेंगे तो अपने पास औसत का वैल्यू मिल जाएगा। क्या बोल रहा हूँ समझें यहाँ पे। सॉल्यूशन सेकेंड देखेंगे तो क्या होगा, 158 गुना 7 प्लस 10 गुना 159, ठीक है, फिर प्लस 13 गुना 160, मतलब कि 160 का गुना किससे करें, 13 से, फिर 161 का गुना 8 से, 161 गुना 8 प्लस 162 गुना 4, ठीक है, 162 गुना 4, फिर प्लस 163 गुना 5, 163 गुना 5। थोड़ा डाटा को अच्छे से देखें कि कितने स्टूडेंट समझ में आ रहे हैं, कितना कॉलम बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6। तो आपने टोटल 6 बार ही चीज़ें किया है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 5 और ये छठवां, ठीक है। अब डिवाइडेड बाई आपको क्या करना है, डिवाइडेड बाई क्या रहेगा, प्रेक्षणों की कुल संख्या। अब यहाँ पे प्रेक्षण क्या है, तो यहाँ पे प्रेक्षण क्या समझ में आ रहा है, छात्रों की संख्या ही तो है, ठीक है, या अवलोकनों की संख्या बोलेंगे इसको। तो आपको नीचे में क्या रखना है, 7 प्लस 10 प्लस 13, यही सब क्या कहलाएंगे, प्रेक्षणों की संख्या। तो डिवाइडेड बाई क्या चलेगा, औसत निकाल रहे हो ना आप, तो डिवाइडेड बाई 7 प्लस 10 प्लस 13, 10 प्लस 13 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 5, ठीक है, 8 प्लस 4 प्लस 5, ठीक है। एक बार चीज़ों को और अच्छे से देख लें, कहीं पे गलती तो नहीं की है। 158 गुना 7, 159 गुना 10, फिर 160 गुना 13, 161 गुना 8, 162 गुना 4 और 163 गुना 5। सिंपल से इसको गुना करें और जोड़ें, फिर डिवाइड कर दें, इसका जो वैल्यू आएगा उससे, ठीक है। तो देखेंगे, मैं आपका टाइम बचाने के लिए क्या किया, कैलकुलेशन यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पर एक्चुअल में क्या हुआ है कि ऊपर वाले का गुना किए तो आपने ये सब प्राप्त किया, और इनको जोड़े तो आपने कितना प्राप्त किया है, 47 प्राप्त किया है, ठीक है। तो ऊपर वाले का गुना करके जोड़ने पर आपके पास आंसर मिल रहा है 7527, और उसको डिवाइड करेंगे अगर 47 से तो आपके पास आंसर मिल रहा है 160.15 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जितने छात्र दिए थे उनके ऊंचाइयों का जो औसत है वो औसत कितना आएगा, 160.15 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझना, इस प्रश्न में और ये वाले प्रश्न में फर्क क्या है, ठीक है। फिलहाल इसको देख लेते हैं एक बार, प्रश्न क्रमांक 3। इसमें क्या बोला गया है, 8 6 10 12 1 5 6 तथा 6 के लिए समांतर माध्य क्या होगा। आपको डायरेक्ट पूछ रहा है वो समांतर माध्य क्या होगा करके, और ये TT 2012 का क्वेश्चन है। तो हर बार लिख के हल करने का नहीं होता है, आपको सिंपल सा समझ में आ रहा है कि इन डाटा को क्या करना है, जोड़ना है, और कितने बार है वो डाटा, टोटल कितना है उस डाटा का संख्या, उससे क्या करना है, अपने को भाग लगाना है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 बार आपको क्या दिया गया है, आंकड़े दिया गया है। तो डिवाइडेड बाई क्या चलेगा, 8 चलेगा। ऊपर में क्या रहेगा, इनका योग, तो योग किया जाए ना, 8 6 14, 14 और 10 कितना हो गया, 24, 24 और 12 कितना हो गया, 36, 36 1 37, 37 37 5 42 और 42 6 कितना हो गया, 48, 48 में और 6 जोड़े कितना आ गया, 54। 54 को किससे भाग लगाना है, 54 को भाग लगाना है ना। अभी मैं बोला ये कितने ठोक हैं,
तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हैं इन लोग, तो 54 को भाग लगाया जाना चाहिए किससे, 8 से। फिर वही बात, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, 54 को किससे भाग लगाना चाहिए, 8 से। तो 8 छके 48, 8 सत्ते जाओगे तो 56 हो जाएगा। बचा यहाँ पे 6, दशमलव लगाए तो वो 6 क्या बन गया 60, तो 8 सत्ते 56, 4 बच गया, 4 क्या बनेगा, शून्य और डालेंगे उसमें तो 40 बनेगा, तो 8 पंचे 40। तो आंसर है आपके पास 6.75, ऑप्शन नंबर बी। आपने कुछ नहीं किया, सिंपल सा आपने फार्मूले का यूज़ किया है उसमें कि प्रेक्षणों को जोड़े है और प्रेक्षणों की संख्या से क्या किए, भाग किए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, एकदम ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ऐसे ही इस पर आधारित आपके पास एक ठोक और प्रश्न है, ठीक है। आगे मैं समझाऊंगा पूरा ये कवर होने के बाद। तो समांतर माध्य अपने को ज्ञात करना है। इस प्रश्न में, प्रश्न को समझा जाए, वजन दिया है बच्चों का किसमें, किलोग्राम में। 30 से 40 किलोग्राम के जो बच्चे हैं उनकी संख्या कितनी है, 11। वैसे ही 40 से 50 किलोग्राम के जो बच्चे हैं उनकी संख्या कितना समझ में आ रहा है, 29। तो ऐसे दिया है आपको डाटा, लास्ट तक 70 से 80 किलोग्राम का कोई बच्चा है, कितने बच्चे हैं उसमें, तो सिर्फ एक बच्चा है जिसका वेट क्या है, 70 से 80 के बीच। 70 भी हो सकता है वो, लेकिन 80 नहीं होगा। यही बात आपको समझाना चाह रहा हूँ क्योंकि आपके पास टीटी में यहाँ से प्रश्न आया भी है। आपको अपर लिमिट नहीं लेना रहता है। क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। देखें, 30 से 40 के बीच में 11 बच्चे ऐसे हैं जिनका वजन क्या है, 30 से 40 किलोग्राम के बीच। अब भाई ऐसा नहीं है कि सभी बच्चों का वजन 30 किलोग्राम होगा या सभी के सभी 11 का 31 होगा। किसी का 30 हो सकता है, किसी का 31, किसी का 33, किसी का 37, किसी का 34, ऐसे हो सकता है। लेकिन ध्यान दें, किसी का भी 40 नहीं होगा। इन 11 बच्चों में किसी का भी 40 नहीं होगा। अगर किसी बच्चे का 40 किलो है तो उसको इस वर्ग अंतराल में ना रख के किस में रखा जाएगा, अगले वाले वर्ग अंतराल में, ठीक है। तो अपर लिमिट जैसे आया तो उसको उस वर्ग अंतराल में ना रख के क्या किया जाएगा, आगे के वर्ग अंतराल में। जैसे कि किसी बच्चे का अगर वजन 60 है तो ये उन 6 बच्चों में शामिल नहीं रहेगा। 60 किलो वजन वाला वो किस में शामिल रहेगा, इन 3 बच्चों में रहेगा, ठीक है। इस आधार पे आपके पास टीटी में प्रश्न है, ठीक है, ध्यान से सुनते रहना। अभी इस प्रश्न में क्या करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। अब समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए ऐसे वाले प्रश्नों में इसको बोला जाता है विभक्त श्रेणी करके। ये सब क्या थे, सतत श्रेणी वाले प्रश्न, और ये क्या है, विभक्त श्रेणी वाले प्रश्न। बोलने का मतलब आपके पास स्पेशल डाटा नहीं है उन 11 के 11 बच्चों का, एक ही ठोक डाटा नहीं है कि 11 के 11 33 किलो के हैं। आपको ये भी नहीं पता है कि उन 11 में से, लेकिन इतना तो पता है कि वो 30 से 40 के बीच में हैं। तो मैं क्या करूँगा, हमेशा इस प्रकार के प्रश्नों में आपको क्या निकालना रहता है, मध्यमान, ठीक है। मध्यमान कैसे निकलता है, मध्यमान निकलेगा आपका क्या करने से, वर्ग अंतरालों का बीचों बीच वाला पॉइंट लेने से, ठीक है। तो मध्यमान को ध्यान देंगे, मध्यमान मतलब कि मिड वैल्यू। मिड वैल्यू क्या समझ में आ रहा है, 30 और 40 के बीचों बीच क्या है, 35। अगर आपको मिड वैल्यू नहीं समझ आ रहा है तो दोनों को जोड़ें और 2 से भाग लगाएं, ठीक है। आगे 40 और 50 के बीच क्या आएगा, बीचों बीच 45। वैसे इसके लिए क्या आएगा, 55। फिर इसके लिए क्या आएगा, 65, और ये लास्ट वाले के लिए कितना आएगा, 75, ठीक है। बोलने का मतलब ये है, आपने मान लिया कि 11 के 11 बच्चों का जो वेट है वो कितना है, 35 किलोग्राम है, ठीक है। वैसे 29 बच्चों का वेट कितना है आपके पास, 45 किलोग्राम है करके, 6 बच्चों का 55 है, ऐसे करके माना। अब आपको एक्चुअल में क्या करना है, जब माध्य या समांतर माध्य निकालने की बात कर रहे हैं आप, तो प्रेक्षणों का योग करना है। तो प्रेक्षणों का योग करने के लिए क्या होना है, आपके पास 11 बच्चे हैं, सबका वेट कितना बोल लिए, 35। तो टोटल वेट के लिए क्या करना पड़ेगा, 11 को गुना करना पड़ेगा किससे, 35 से, ठीक है। वैसे 29 को गुना करना पड़ेगा किससे, 45 से। तो इधर मैं गुना करके आंसर लिखते जाता हूं, ध्यान देंगे। देखें कितना आया, ये प्रेक्षणों का योग के लिए चल रहा है ना, टोटल का टोटल प्रेक्षण है ये, प्रेक्षणों का मान। तो ये मान कैसे निकलेगा, 35 का गुना करें 11 से, तो 11 पंचे 55 का 5,
फिर 11 तिया 33, 33 5 38, ठीक है। वैसे इसका गुना करें, 29 का गुना करें 5 से तो 145, 29 पंचे 145, आपके पास बचा 14। 29 का गुना करें 4 से तो ये कितना मिलेगा आपके पास, 29 चौक 116, ठीक है। 29 चौक मिल गया आपको 116। आपने उधर कितना शेष रखा था, 29 पंचे कितना निकाला था 145, मतलब 14 शेष है। 29 चौक 116, 116 और 14 कितना हो गया 130, मतलब कि ये आया 1305। 29 गुना 45। 6 का गुना करें 55 से तो 6 पंचे 30 का शून्य 3 बचा, 6 पंचे 30, 30 और 3 33। वैसे 3 का गुना 3 पंचे 15 हासिल 1, 3 छके 18 और 1 19, 1 95, 75 एकम 75, ठीक है। अगर मेरे को योग करना है, टोटल क्या निकालना है मेरे को, उनका वेट निकालना है। तो वेट निकालने के लिए इनको क्या करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। और भाई प्रेक्षणों की संख्या से भाग लगाया जाता है, तो प्रेक्षणों की संख्या और कुछ नहीं है, जो छात्रों की संख्या है वही क्या है, प्रेक्षणों की संख्या। तो ये छात्रों की संख्या को क्या करना पड़ेगा, मेरे को जोड़ना पड़ेगा और इधर इसको जोड़ना पड़ेगा। इसका जो मान मिलेगा उसको भाग लगाना है किससे, इनके योग से। तो आपको क्या मिलेगा, समांतर माध्य। किया जाए, इधर इनका योग कितना आ गया है, इसको नोट करके रख ली रहे। 11 और 29 कितना हो गया 40, 40 6 46, 46 और ये टोटल 4 50, मतलब टोटल कितने बच्चे लोग हैं, 50 बच्चे लोग हैं। इधर इनको जोड़ किया जाए, 4 बार 5 है मतलब कि 20 आएगा, 2 बचा, 8 3 11, 11 9 20, 20 7 27, 27 और 2 कितना हो गया 29, ठीक है। फिर ये सैकड़ा वाला ना, 3 3 6, 6 3 9, 9 और 1 10, और जो हासिल 2 बचा था 10 2 12, फिर हासिल 1। अब चौथे स्थान पे कौन था, सिर्फ 1 है ना, और 1 हासिल है, तो 1 और 1 करके 2, मतलब कि 2290 हुआ टोटल वेट, 2290 हुआ टोटल वेट, 50 हुआ टोटल बच्चों की संख्या, ठीक है। ये किनका वेट है, टोटल जितने बच्चे हैं उनका कुल वेट है, ठीक है। अब अगर आपको औसत निकालना है, क्वेश्चन नंबर, औसत मतलब कि समांतर माध्य, औसत निकालना है तो आपको क्या करना चाहिए, 2290 को भाग लगाना चाहिए किससे, 50 से, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो गया, कैंसल आउट 0 और 0, इसको भाग लगाएंगे तो 5 चौक 20, 2 बचा, 2 और 9 29 हो गया, ठीक है। 5 पंचे 25, 4 बचा, दशमलव लगाए तो 4 का क्या बन गया 40, तो 5 अट्ठे 40, अर्थात हर एक बच्चे का जो वेट है वो कितना है, 45.8 किलोग्राम है। औसत वेट है ना, यही चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे उम्मीद है समझ में आया होगा समांतर माध्य के प्रश्न। ये आपका सतत श्रेणी वाला कहलाता है और ये आपका विविक्त श्रेणी का कहलाता है। विविक्त श्रेणी के प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाता है वो चीज़ समझाया मैं। इसमें इम्पोर्टेंट बात ये था कि अगर किसी बच्चे का वेट अगर 40 किलो है, किसी बच्चे का वेट अगर 40 किलो है तो अपर लिमिट की तरफ ध्यान नहीं देने का, हमेशा क्या ध्यान देने का, लोअर लिमिट, मतलब कि वो बच्चा किन में शामिल है, 11 बच्चों में शामिल ना हो कि वो किस में शामिल रहेगा, 29 बच्चों में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये, क्योंकि यहाँ से आपके पास प्रश्न बना हुआ है, देखेंगे उसको, ठीक है। अब ये हो गया आपके पास क्या चीज़, माध्य की बातें। अब अपने पास क्या है, माध्यिका के लिए करना है, तो यहाँ पे इतना स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, फिर माध्यिका और बहुलक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, माध्यिका के प्रश्नों को करते हैं। टॉपिक सरल है माध्यिका वाला, आपको माध्यिका निकालने बोलेगा प्रश्न में, तो जो भी डाटा दिया रहेगा उसको क्या करना है, या तो असेंडिंग ऑर्डर अर्थात बढ़ते क्रम में, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर अर्थात घटते क्रम में जमाना है आपको। सबसे पहला काम तो ये करना है। अब उतना काम करने के बाद आपको ना बीचों बीच वाला डाटा खोजना है, ठीक है। बीचों बीच वाला जो डाटा मिलेगा वही क्या कहलाता है, माध्यिका। अब दिक्कत ये है, बीच में सिर्फ एक डाटा ना मिलके 2 डाटा मिल गया, तो 2 डाटा मिलेगा तो सिंपल सी बात है, उन दोनों डाटा का क्या करने आप औसत निकाल लेंगे, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुने, क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पे लिखा भी हूँ मैं, डाटा को क्या करना चाहिए, आरोही या अवरोही क्रम में जमाना है।
यहाँ पे साइन कर रहा होगा, इसलिए देखें ये लिखाया क्या है, मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुने। आपको आरोही या अवरोही क्रम में जमाने के बाद अवलोकनों की संख्या अगर विषम है, मतलब कि डाटा का संख्या कितना है, विषम, तो उन डाटा का जो बीच वाला डाटा रहेगा वही क्या कहलाएगा, माध्यिका। लेकिन डाटा की संख्या अगर सम हो, ये वाला पॉइंट, डाटा की संख्या अगर सम हो तो बीच वाली संख्याओं का, बीच में दो दो संख्या मिलेंगे, ठीक है, बीच वाली संख्याओं का क्या निकालना है आपको, औसत, और वही औसत क्या होगा, माध्यिका। ठीक है, जैसे कि इस प्रश्न में देखें क्या लिखा गया है, 25, 21, 23, 18, 20, 23 और 24, इनका क्या चाहिए आपको, माध्यिका चाहिए। तो सबसे पहला काम, गलती क्या करते हैं, बिना इसको बढ़ते क्रम घटते क्रम में जमाएं माध्यिका निकालने बैठ जाते हैं और गलती होता है। फिर आपको हमेशा जब माध्यिका पूछा तो बढ़ते क्रम में जमाएं या घटते क्रम में जमाएं। सबसे पहला काम 25, 21, 23 सबसे छोटा से चालू किया जाए ना, मैं चालू कर रहा हूँ 20 से ना, सॉरी 18 से, सबसे छोटा कौन सा है, 18। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट माध्यिका का 18 के बाद किसका नंबर लगेगा, 20, ठीक। फिर इसके बाद 21, 20 के बाद क्या है 21 के बाद 22 तो नहीं दिख रहा है, 23 है, और 23 एक बार नहीं 2 बार है, तो 21, 23, फिर 24 है, फिर 24 के बाद 25 है, 24 है और 25 है। अगर आपने कुछ गलती नहीं किया है तो कैसे चेक करेंगे उसको, इधर गिने कितने लोग थे, कितनी संख्याएं था, और इधर कितनी संख्या देख लें, दोनों क्या होने चाहिए, सेम आने चाहिए, अर्थात आपने कोई भूला नहीं है। फिर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, मैंने क्या बोला अभी, बीचों बीच वाला संख्या ही क्या होगा आपका, माध्यिका। तो आप देख रहे हैं कि बीचों बीच वाला संख्या कौन सा है, 23, क्योंकि इधर 3 लोग हैं उधर 3 लोग हैं, इसलिए ये क्या है आपका इस प्रश्न का माध्यिका। अब बिना डाटा को अरेंज करे, मान लो कोई आंसर देने बैठता तो 1 2 3 उधर भाग गया, 20 23 24 3 इधर भाग गए, बीचों बीच कौन पड़ा, 18, और आंसर क्या दे के आ गए, 18, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको डाटा को क्या करना है, हमेशा आरोही या अवरोही, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में पहले जमा लिए रहना है। मैं हमेशा बढ़ते क्रम में जमाता हूँ, छोटे से बड़ा, ठीक है। अब दिक्कत क्या होगा, यहाँ पे देख रहे हो क्या बोला गया, 1 2 3 4 5 6 7, प्रेक्षणों की संख्या अगर विषम है तो बीचों बीच वाला ही क्या है, माध्यिका। लेकिन प्रेक्षणों की संख्या अगर सम है, जैसे कि ये प्रश्न 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी विषम है तो बीचों बीच वाला हो जाएगा। तो इसको आप करेंगे कि कौन सा निकल रहा है, इसको देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, प्रेक्षणों की संख्या कितना मिल गया, 10। 10 क्या होता है, एक सम संख्या, अर्थात यहाँ पे बीचों बीच खोजना मुश्किल होगा, यहाँ पे बीचों बीच 2 संख्याएं मिलेंगे। अब 2 संख्याएं मिलेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, डाटा को अरेंज करना चाहिए, किस क्रम में, बढ़ते क्रम में कर लें हम। सबसे पहला छोटा संख्या खोजें, इसमें सबसे छोटा संख्या क्या दिख रहा है, 100, 100 से भी छोटा तो और कोई नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 माध्यिका का सबसे छोटा संख्या कौन हो गया, 100। 100 के बाद क्या आएगा, बड़ा नंबर 102, 102 के बाद 3 4 5 कुछ खोजे, 102 के बाद बड़ा कौन सा दिख रहा है, 106, ठीक है। तो उसका बाद किसका नंबर लगा, 106। फिर 106 के बाद किसका नंबर लगने वाला है, 112, ठीक, उससे भी छोटा नहीं दिख रहा है अभी कोई, ये है 110, ठीक है। तो 110 फिर 112 का नंबर लगेगा, 110 फिर 112, ठीक है। 112 के बाद किसका नंबर लगने वाला है, 115 का। लेकिन थोड़ा ध्यान से समझें बात को, आपको पूरा का पूरा डाटा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने इसको गिनती लगा लिया, टोटल कितने डाटा हैं आपके पास, 10 डाटा हैं, तो बीचों बीच वाले कौन से होंगे आपके पास, 5वां होगा और 6वां होगा, ठीक है। 4 उधर 4 इधर, तो आपको मतलब होना है 5वें और 6वें से। तो 5वां जैसे क्या दिख रहा है यहाँ पे 112, 6वें का जरूरत पड़ने वाला है, तो 112 से बड़ा कौन सा दिख रहा है आपका, 115, तो यहाँ पे क्या लिख लिया मैं, 115। अब इसके बाद और आएंगे ना 4 डाटा, लेकिन उन 4 डाटा से आपको तो मतलब है ही नहीं, तो इतना तक करने के बाद आप रुक जाओ और इसी का क्या निकाल डालो, औसत, ठीक है। इसको औसत निकालेंगे, वही क्या कहलाएगा आपका, माध्यिका कहलाएगा। तो माध्यिका आपके पास क्या होने वाला है, माध्यिका 112 प्लस 115 डिवाइडेड बाई 2,
ठीक है, मैं आगे और लिख देता हूँ, सॉल्यूशन देना है पूरा इसलिए। 115 कितने बार आया? 2 बार। तो 115 के बाद फिर क्या जाने वाला है? 115, फिर 115 से बड़ा 117, ठीक है क्या? 117 यहाँ पे आ गया 117। 117 से बड़ा कौन कौन दिख रहा है आपके पास? 125 है और ये 123 है। तो ये 123 और ये 125। तो देख पा रहे हैं 4 लोग इधर हैं, 4 लोग इधर हैं लेफ्ट राइट में, तो बीच में 2 लोग हैं। उन दोनों का ही क्या निकालें आप? औसत निकालें। ठीक है, तो इनका औसत कितना आने वाला है? 112 प्लस 115 कितना हो गया? 227। ठीक है, फिर डिवाइडेड बाई 2, हल करें। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, दशमलव लगाए 10 बन गया, जो शेष 1 बचा था, 2 पंचे 10। तो माध्यिका क्या है आपके पास? 113.5 है। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं आप। फिर इसके बाद आपके पास एक टॉपिक है बहुलक। बहुलक बहुत सरल टॉपिक है। आपको क्या करेगा, वो ऐसे डाटा दिया रहेगा, ये क्वेश्चन डाटा दिया रहेगा, और जिस संख्या की आवृत्ति, मतलब कि जो संख्या आपका सबसे अधिक बार आया है, वही क्या कहलाता है? बहुलक। अब इसको कैसे देखना है आपको गिनती लगाना है। कैसे? ये 25 है, आपके पास 25 कितने बार आया? देखें, 25 सिर्फ इसमें आया है 1 बार। 9 कितने बार आया? तो 9 भी 1 बार। 69 कितने बार आया? तो 69 भी 1 बार दिख रहा है। 34 1 बार। 70 टोटल 3 बार आया। 36 1 ही बार है। 90 भी 1 ही बार है। आपके पास सबसे ज़्यादा बार कौन आया? 70 आया। तो 70 ही क्या होगा? इस प्रश्न का बहुलक होगा। ठीक है, जो बहुत बार आया है वही क्या कहलाता है? बहुलक। इस प्रश्न में देखें, 2 कितने बार आया? तो सिर्फ 1 बार। 4 कितने बार आया? 1 2 3 4। 5 कितने बार आया? तो 2 बार आया है ना, 5। 3 कितने बार आया? तो 2 बार। 7 तो 1 बार दिख रहा है। मतलब कि सबसे ज़्यादा कौन आया? 4 आया। कितने बार आया? 4 बार आया। कितने बार आया ये आंसर नहीं है, ध्यान से सुनेंगे। कितने बार आया ये आंसर नहीं है, कौन सा संख्या सबसे ज़्यादा बार आया है, तो वह संख्या बहुलक कहलाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न का आंसर क्या है आपके पास? 4। ठीक है, लेकिन वो 4 इस कारण नहीं है कि वो 4 बार आया है, इस कारण है वो क्योंकि वो सबसे अधिक बार आया है। जैसे कि अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास ऑप्शन में 3 भी रह सकते हैं ना। 70 कितने बार आया? 3 बार करके, तो ऑप्शन में 3 रहेगा तो 3 नहीं लगा देंगे आंसर, क्योंकि 3 बार आया जरूर है, वो 3 बार ही क्या था? सबसे अधिक बार था। इसलिए आपका बहुलक बहुत बार आने वाला संख्या कौन सा है? 70। इसमें बहुत बार आने वाला संख्या कौन सा है? 4। तो इसका आंसर बहुलक 70 और इसका बहुलक 4 कहलाएगा। ठीक है, अब आपके पास एग्जाम में क्या करता है, कई बार आपको डायरेक्ट क्या दे देगा? बहुलक दे देगा, माध्यिका दे देगा, और आपको क्या पूछ देगा? माध्य। तो इस फार्मूले को याद रखें। यहाँ से आपके पास टीटी में ये डायरेक्ट ये फार्मूला पूछा गया है एक बार। आपको क्या कर देगा? माध्यिका दे देगा, माध्य दे देगा, और आपको पूछ देगा अगर बहुलक, तो इसी फार्मूले से काम चलेगा। जैसे कि मैं क्वेश्चन में दे देता हूँ कि एक क्वेश्चन है, मैं बोल देता हूँ माध्यिका, माध्यिका कितना है? 5 है। माध्य कितना है? माध्य कितना हो गया? 3 हो गया करके। अब आपको बताने बोल रहा हूँ मैं बहुलक। ठीक है, सिर्फ इतने डाटा के हिसाब से। अब बहुलक निकालने बोलूँगा तो आपको वो फार्मूला याद रहना चाहिए। बहुलक के बराबर में क्या होता है? 3 टाइम्स ऑफ माध्यिका। माध्यिका का मान कितना है? 5 माइनस 2 टाइम्स ऑफ माध्य, तो 3। ठीक है, हल करेंगे, जो आंसर मिलेगा वही क्या है? बहुलक का मान। 3 पंचे 15 और ये 2 तिया 6, 15 माइनस 6 9। मतलब कि इस प्रश्न का बहुलक क्या है? 9 है। अब कोई जरूरी नहीं है कि वो बहुलक ही पूछेगा, माध्यिका भी पूछ सकता है। तो वही सब चीज़ें हैं, पक्षांतर वगैरह करके आप आंसर निकालेंगे। ठीक है, अब इसके बाद मैं टीटी के प्रश्नों में जाने वाला हूँ, ध्यान से देखेंगे उसको। मैं आपको बोला था कि ये वाला डाटा आपका काम आने वाला है करके, देखेंगे ध्यान से। तो फिर देखते हैं टीटी का ये वाला प्रश्न जो कि 2017 में आया। मैं आपको जो बोला था उस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे मैं आपको समझाया था कि अगर किसी छात्र का 40 है अगर उसका वेट, तो उसको अपर लिमिट वाले वर्ग अंतराल में नहीं रख के लोअर लिमिट वाले वर्ग अंतराल में रखना है। वही आपका यहाँ पे प्रश्न है। देखें पहले, फिर समझ में आएगा। निम्न आंकड़ों से
अंतराल 0, 10, 10, 20 इत्यादि अंतराल से बारंबारता सारणी बनाने पर 80, 90 वर्ग की आवृत्ति क्या होगी करके पूछ रहा है। मतलब कि आपको ये जो डाटा दिया गया है, इतना सारा डाटा है, उसमें आपको वो चीज़ सेलेक्ट करना है, वो संख्याएं सेलेक्ट करना है जो कि किसके बीच में हो, 80 और 90 के बीच में। लेकिन ध्यान रखें 90 को सिलेक्ट नहीं करना है, यही तो मैं समझा रहा हूँ। अपर लिमिट को सिलेक्ट नहीं करना है। 90 से जो भी छोटे मान होंगे 89 तक, कहाँ से लेके 80 से 89 तक सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो मैं घेरा मारते चलता हूँ गिनेंगे बाद में कि उसका आवृत्ति मतलब वो कितने बार आया। ठीक है, तो यहाँ पे पेन चलाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आप घेरा मार सकते हो। 80 से 90 खोजना है, लेकिन 80 से 89 तक ना टोटल। तो देखें यहाँ पे कौन सा आ रहा है, ये 89। ठीक है, फिर उसके बाद बस उस लाइन में ख़त्म। फिर इधर 89 आ गया एक जने और, फिर एक और ये 89 दिख रहा है, ये 85, 80 से 89 के ही बीच में तो है। फिर 87 और 82 और देखेंगे 87, फिर ये 89 और क्या है, ये 89 है, फिर ये 87, 81, 80 को लेना है। किसको नहीं लेना है बोल रहा हूँ मैं, 90 को। गलती ना जो किया होगा इसमें, इस प्रश्न में, उसका आंसर भी यहाँ पे दिया है, गलत वाला आंसर भी दिया है। ठीक है, ऑप्शन में ध्यान से देखेंगे। और हो गया इतना सारा चीज़, कुछ छूटा तो नहीं है, देख लें। 80 से 89 के बीच में और कोई 80 से 89, ठीक है, 80 से 89 के बीच में, ठीक, और कोई नहीं है। तो अब क्या करें, आप इनका गिनती लगाएं, कहाँ कहाँ पे है ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। मतलब कि 80 से 90 वर्ग की में आने वाला, वर्ग अंतराल में आने वाले संख्याओं की आवृत्ति कितनी है। आवृत्ति बोलने का मतलब वो कितने बार आया। तो आंसर आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे कि ऑप्शन नंबर सी 12 ये सही है। अब किसी ने, अधिकतर स्टूडेंट ने यहाँ पे अगर गलती किया होगा, पढ़ के नहीं गए होंगे, तो ये 10th का आपका बेसिक बोलता है कि आपको अपर लिमिट नहीं लेना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर किसी ने अपर लिमिट लिया होगा तो वो इतने सारे डाटा के साथ साथ 90 को भी शामिल किया होगा, और अगर वो 90 को शामिल करेगा तो 12 की जगह उसका आंसर क्या आएगा, 13, और वहाँ पे उसका नंबर खत्म। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ से आपके पास प्रश्न बन सकता है। और ठीक है, आगे का प्रश्न देखें। आगे का प्रश्न क्या लिखा है, ये 2017 में आया और आगे का प्रश्न भी 2017 में। यदि निम्नलिखित वर्गीकृत आवृत्ति बंटन को विच्छिद आवृत्ति बंटन में बदला जाए तो चर 35 की आवृत्ति क्या होगी। सिंपल सा आपको क्या बताना है, इसमें आपके पास जो टेबल दिख रहा है उस 35 की आवृत्ति क्या होगी करके बोल रहा है। तो आपको वर्ग अंतराल 30 और 40 को सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 35 तो उसी में आएगा। अब आपको आवृत्ति ये देखना है कि 30-40 में आपका आवृत्ति कितना दिया है। 30-40 में आपका आवृत्ति अर्थात बारंबारता कितना दिया है, 4। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 4। ठीक है, आवृत्ति ही तो है, वो बारंबारता मतलब आवृत्ति होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। तो आंसर है आपका 4, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो प्रश्न क्रमांक 112 जो लिखा है वो टीटी 2017 का क्वेश्चन है और उसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसी प्रकार का एक प्रश्न और देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 130, ये आपके पास ये है टीटी 2012 का क्वेश्चन है। एक गांव में 20 परिवार के सदस्यों की संख्या निम्नानुसार है, 6, 8, 6, 3, 2, 5, 7, ऐसे करके आपको कहाँ तक दिया है, 6, 4 इतना दिया है। ये टोटल क्या है, 20 ठो परिवार हैं, जिसमें पहला परिवार में कितने सदस्य रहते हैं, 6, दूसरे परिवार में 8, तीसरे में 6, ऐसे करके आपको दिया हुआ है। प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि ऐसे परिवारों की संख्या आपको बताने बोल रहा है, मतलब ऐसे परिवारों की जिनमें 6 सदस्य हैं उसकी आवृत्ति कितनी है। मतलब कि आपको उन परिवारों की संख्या बताना है जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी है, 6। ठीक है, तो कौन कौन सा समझ में आ रहा है आपको कि डाटा देखेंगे तो स्टार्टिंग में 6 दिख रहा है, फिर तीसरे नंबर पर 6 दिख रहा है। ठीक है, एक बार मैं लिख देता हूँ इसको तो चीज़ें ज़्यादा सरल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना दिया है इसको, क्वेश्चन नंबर है
130। ठीक है, क्या क्या है इसमें, 6 8 6 3 2, 6 8 6 3 2, 20 परिवार हैं तो 55 का खंड बना लेता हूँ मैं। 6 8 6 3 2, 5 7 8 6 5, 5 7 8 6 5, फिर 5 7 8 6 5, 5 7 7 8 6, 5 7 7 8 6, फिर और 6 7 7 6 4, 6 7 7 6 4। ठीक है, 20 परिवार है। इस 20 परिवार में कुल पहले परिवार में 6, दूसरे परिवार में 8 सदस्य, तीसरे में 6 सदस्य। ऐसे प्रश्न आपको पूछ रहा है कि ऐसे परिवारों की संख्या कितनी है, अर्थात आवृत्ति कितनी है जिनमें 6 सदस्य हों। तो आपके पास 6 सदस्य यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर दिख रहा है, एक तो यहाँ पर है। तो देखना बस है आपको डाटा की कहाँ कहाँ पे है। तो टोटल कितने परिवार समझ में आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 परिवार हैं जिनमें सदस्यों की संख्या क्या है, 6 है। तो आपके पास इस प्रश्न का उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पर बनेगा प्रश्न का उत्तर। अभी मैं एक और क्वेश्चन बोल रहा हूँ यहीं पे। अगर आपको पूछता ऐसे परिवार की संख्या कितनी है जिसमें 7 सदस्य हैं, परिवार की संख्या कितनी है जिनमें 7 सदस्य हैं, तो गिनती करें, 1 2 3 4 और ये 5। तो आपको ना ये नहीं पूछ रहा है, 7 को नहीं पूछ रहा है, परिवार की सदस्य नहीं पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है वह परिवार बताओ, उन परिवारों की संख्या बताओ जिनमें टोटल कितने सदस्य हों, 7। तो आपका आंसर 7 नहीं है, आपका आंसर है 5। ठीक है, अगर आपको पूछा गया रहता 7 सदस्यों की संख्या वाले परिवारों की संख्या कितनी है, तो आपके पास आंसर क्या आता, 7 आता। ठीक है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन भी मैं बोला आपको। तो उम्मीद है चीज़ें समझ में आया होगा। पूरा का पूरा आपका सांख्यिकी वाला पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो चुका है। इसके बाद मैं थोड़ा छोटा छोटा वीडियो के रूप में वृत्त के बारे में आपको पढ़ाने वाला हूँ, जहाँ से आपके पास टीटी में भी क्वेश्चन आएंगे, व्यापम में भी बनेंगे, पीएससी के एग्ज़ाम में भी बनेंगे। तो ये अगले क्लास से। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि कोई वीडियो डाला जाए तो आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।